हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर। अगर आप मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम है शालिनी जायसवाल। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं। इससे पहले मेरी एक और क्लास हो चुकी है जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा था। अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो देखिए और उसे लाइक और शेयर करिए। और आगे की सीरीज़ को हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपको इकोनॉमिक्स डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट जितनी भी अपडेटेड वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। हमने इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था, इकोनॉमी को डिस्कस किया था, इकोनॉमिक्स के टाइप्स को पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस किया था और 3 टाइप्स की जो इकोनॉमी होती है उसे भी डिस्कस कर लिया था। आगे हम उसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे इकोनॉमी में क्या होती है, जब भी हम कोई प्रोडक्शन करने जाते हैं तो हमें पहले उससे पहले कुछ एनालिसिस करने होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कोई प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो आप किस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में करेंगे, कैसे करेंगे और किन लोगों के लिए करेंगे, जो आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं वो कौन से हैं, किन के लिए आपको अपना प्रोडक्शन करना है। तो वही पहले हम समझेंगे व्हाट। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस। आगे अगर हमें किसी चीज का प्रोडक्शन करना है तो हम उसे कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, कितना उत्पादन उसका होना चाहिए। हम ये उत्पादन कैसे निर्धारित करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि जिस चीज़ का हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसकी मार्केट में कोई डिमांड भी है या नहीं। अगर मान लीजिए आपने ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन कर दिया जिसकी मार्केट में कोई डिमांड ही ना हो तो फिर वो तो आपका वेस्ट हो गया ना। तो हमें पहले मार्केट एनालिसिस करना होता है और उसके बाद से हम पहले ये जानेंगे कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, किसकी डिमांड ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारा होता है प्रोडक्शन। इसमें बेसिकली जो होती है क्वांटिटी उस पे फोकस करते हैं। ठीक है, कि हमें किन चीज़ों का प्रोडक्शन करना है और किस क्वांटिटी में करना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे हाउ टू प्रोड्यूस, हमें कैसे प्रोड्यूस करना है। कैसे इन द सेंस कि आप किस तरह की टेक्निक यूज करेंगे। आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन को इफिशिएंट बनाने के लिए आप किस तरह की टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली ये 2 तरह की होती हैं। पहली होती है लेबर इंटेंसिव और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव। आपका जो प्रोडक्शन होगा वो इन्हीं 2 तरीकों से किया जाएगा। ठीक है, पहले आप जानते हैं पहले के टाइम में जब फैक्ट्रीज होती थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स काम करते थे। ठीक है, तब उतनी ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं थी। हमें ज़्यादातर हमारा जो काम होता था वो श्रमिकों के द्वारा किया जाता था और यही रीज़न था कि बहुत बड़े पैमाने पे लोग फैक्ट्रियों में लगे रहते थे। लेकिन अभी का टाइम कैसा हो चुका है, अब तो नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, नए नए बड़े बड़े मशीन्स आ गए हैं। जो काम हम वर्कर्स से कराते थे, लेबर से कराते थे, अब वो काम कौन कर रहा है, अब वो काम हमारी मशीनें कर रही हैं। तो बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव में वही मशीनें ही आती हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो मशीनें बहुत सस्ती हैं, बहुत महंगी महंगी होती हैं, लेकिन यही होता है कि अगर एक बार आप उन मशीनों को खरीद ले रहे हैं तो उन मशीनों से आप आगे फर्दर बहुत सारे प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपका होता है वो भी तो करना ज़रूरी होता है। लेकिन इसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लेबर्स पे, क्योंकि जब वो काम मशीनों से कराना शुरू कर देंगे तो फिर हमारे लेबर तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उन्हें तो कोई कार्य मिलेगा नहीं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन हमें ये देखना रहता है कि जब हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना होता है तो उस टाइम पे हम मशीनों की अगर हेल्प लेते हैं तो हमारा वो प्रोडक्शन जल्दी हो जाता है, मतलब विद इन टाइम पीरियड हो जाता है। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि मनुष्य कोई भी कार्य अगर करेगा, अगर वो अपनी पूरी क्षमता के साथ भी कर रहा है तो भी उसे एक समय लगेगा। लेकिन मशीनें वो तो सिर्फ एक बटन का काम है, आपने बटन दबाया और फिर वो और तेजी से होना शुरू हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि पहले जो क्रॉप्स होते थे, जो भी खेती बाड़ी लोग करते थे, तो जब उनकी फसल
कटाई के योग्य हो जाती थी तो हम हाथों से उसकी कटाई करते थे, ठीक है। पहले गाँव में वो हाथों से ही कटाई की जाती थी, लेकिन अब क्या हो गया, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, जैसे कंबाइन वगैरह है, 10 मिनट में पूरी फसल काट के वो एक साइड किनारे करके रख देते हैं। तो कुछ अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन कुछ ड्रॉबैक भी है इसका। तो यही है कि पहले लोगों को बुलाना पड़ता था कि नहीं, हम इन्हें बुलाएंगे, इनको कुछ पैसे देंगे, इनसे अपने खेत में जितनी फसल होगी उससे कटवाएंगे, तो लोगों को कम से कम एक रोजगार तो मिलता था। उनकी वो सुविधा भी उनसे छिन गई क्योंकि नई नई मशीनें आ गई। लेकिन इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। आपका काम जल्दी हो रहा है, विद इन टाइम हो जा रहा है, लेकिन यही है कि लोगों से उनका रोजगार छीन लिया जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली दो तरह की ही आपकी चीजें होती हैं, पहला लेबर इंटेंसिव और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव। तीसरा है वोम टू प्रोड्यूस। वोम टू प्रोड्यूस इट मीन्स कि हम किसके लिए अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे टारगेटेड कस्टमर्स क्या हैं, कौन से हमारे फाइनल कंज्यूमर्स होंगे जिनके लिए हम अपना ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिनको ध्यान में रख के हम अपने इस प्रोडक्शन के प्रोसीजर को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने जो प्रोडक्शन किया है, हम ये देखेंगे कि वो प्रोडक्ट किस तरह का है, वो प्रोडक्ट कौन से वर्ग के लिए, क्या वो रिच पीपल के लिए है या फिर वो पुअर पीपल के लिए है, ठीक है। उस हिसाब से हम उसका प्रोडक्शन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जो आपके मोटे चावल होते हैं, ठीक है, जो थोड़े मोटे दाने होते हैं चावल के, वो एक इंफीरियर क्वालिटी का आपका होता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा खराब तो नहीं होता है, लेकिन लोग उसका कंजप्शन कम ही करते हैं। नॉर्मली देखा होगा हमारे घरों में भी जो मोटे दाने होते हैं चावल के, उसको कम ही बनाया जाता है। तो क्या उसकी खपत कम है तो हम उस मात्रा में उसका प्रोडक्शन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस प्रोपोर्शनेट में उस खत्म ही नहीं हो रहा है, उसके उतने कंज्यूमर्स ही नहीं है, उतना उसकी डिमांड ही नहीं है। लेकिन जो पुअर पीपल हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी के चावल को, वो क्या करेंगे, वो ना चाहते भी हुए भी उन इंफीरियर क्वालिटी के चावल को प्रेफर करेंगे। तो उनको ध्यान में रख के मोटे चावल का प्रोडक्शन किया जाएगा। लेकिन जो अच्छी क्वालिटीज है, जैसे बासमती वगैरह हो गए, इन सब का प्रोडक्शन किसको पॉइंट आउट करके किया जाता है? जो रिच पीपल होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हम अगर उतना प्रोडक्शन करेंगे बासमती का, तो हमारा कंजप्शन उतना हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी ये जो तीनों प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी के, इसको डिटेल में एनालाइज किया जाता है और उसके बाद अपना कोई फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक मेजर टर्म है हमारे इकोनॉमिक्स का, जिसको औसत लागत बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ अनदर अपॉर्चुनिटी। एक अपॉर्चुनिटी को फुलफिल करने के लिए या एक अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए हम जो दूसरी अपॉर्चुनिटी को सैक्रिफाइस कर देते हैं, वो होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मींस नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू और उसका अल्टरनेट यूज, ठीक है। हमारी जो एक अपॉर्चुनिटी होती है, सपोज दैट आपको ऑप्शन मिले कि या तो आप 40 kg एप्पल ले लीजिए या तो आप 50 kg ऑरेंजेस ले लीजिए, ठीक है। तो अगर आप 40 kg एप्पल को प्रेफर करेंगे तो आपको ये 50 kg ऑरेंजेस को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, या फिर आप ये 50 kg ऑरेंजेस लेंगे तो इसके प्रपोर्शन में आपको 40 kg एप्पल को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि बेसिकली आप एक टाइम पे एक ही चीज ले सकते हैं, तो एक बार किसी एक चीज को अवेल करने के लिए, किसी एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है। ये टर्म याद रखिएगा, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए जो दूसरी अपॉर्चुनिटी आप सैक्रिफाइस करते हैं, वही कहलाती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे आप किसी कंपनी में आप बैंक मैनेजर हैं, ठीक है। आप उस कंपनी किसी बैंक में आप बैंक मैनेजर हैं और आपको किसी और बैंक से ऑफर आया कि आप आइए यहाँ पे और आप हमारे जितने भी जो क्लस्टर हेड्स वगैरह होते हैं उसमें हम आपको
एक और पोजीशन पे प्रमोट करके आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी बैंक मैनेजर वाली जॉब छोड़ रहे हैं तो आप उस जॉब को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि आपको दूसरे बैंक में जाके वहां क्लस्टर हेड का काम देखना है। और अगर आप वो क्लस्टर हेड वाला काम नहीं देख रहे हैं, आप अपनी ही जॉब पे में रहना चाहते हैं, तो आप उस जॉब को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्सन एक ही ऑप्शन को अवेल कर सकता है। तो जिस ऑप्शन को वो छोड़ रहा है या जिस ऑप्शन को वो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना डिमांड। डिमांड क्या होता है, ठीक है। डिमांड को बेसिकली समझने के लिए हम 3 वर्ड्स को पहले समझेंगे, नीड, वांट और विलिंगनेस टू बाय। नीड, किसी चीज की जो मांग होती है वो कब होती है? या तो हमें उसकी जरूरत हो, ठीक है, या तो वांट मीन्स या हमें उसकी इच्छा हो, या विलिंगनेस टू बाय, हम उसे खरीदने की इच्छा रखते हो, ठीक है। और इसी में एक आ जाता है एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे, मान लीजिए आपकी कोई इच्छा है, अगर वो आपकी जरूरत है, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये तो ह्यूमन की बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है। नीड्स मतलब ये आपको चाहिए ही चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, ये बिल्कुल रिक्वायर्ड है आपको। लेकिन अगर आपकी इच्छा है, वो आप चाहते हैं, आपके पास नॉर्मल एक्टिवा है लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास कोई रेसर बाइक होनी चाहिए, तो आपको ये क्यों लेनी है? क्योंकि आपकी इच्छा है वो लेने की। ऐसा नहीं है कि उसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है, लेकिन आप पैदल जा रहे हैं, आपको किसी गाड़ी की जरूरत है, तो वो आपकी नीड हो गई। और एबिलिटी टू बाय, सॉरी इट्स नॉट पे, इट्स बाय। एबिलिटी टू बाय मीन्स आपके पास उतने पैसे भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको जरूरत भी हो, आपको जरूरत है क्योंकि आपके पास गाड़ी नहीं है, आपकी इच्छा भी है कि आप एक एक्टिवा ले लें, लेकिन आपके पास उतने पैसे ही नहीं है कि आप उसे खरीद सके, आप उसे अफोर्ड कर सकें। तो आपके पास वो उसे खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एबिलिटी टू बाय। तो डिमांड बेसिकली वही होता है कि किसी भी वस्तु की या किसी भी सेवा की आपको जरूरत होती है या उसको लेने की आपकी इच्छा होती है, और आपके पास उतने पर्याप्त पैसे भी होने चाहिए कि आप उसे अवेल कर सके। तो ये क्या कहलाती है? आपकी डिमांड कहलाती है, ठीक है। आई होप डिमांड क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, डिमांड जो होती है वो कैसे रिलेटेड होती है, ठीक है, किन किन चीजों पे निर्भर करती है, क्या क्या उसके फैक्टर्स होते हैं जो आपके डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। पहला होता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। जाहिर सी बात है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सपोज दैट कि आप कोई सामान लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या चीज आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी? किसी भी कमोडिटी की प्राइस। अगर कोई भी चीज, किसी कमोडिटी की प्राइस कम है तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। कोई चीज आपको सस्ती मिलती है तो आप सोचते हैं ना कि अगर आप सोच के जाते हैं कि एक लेना है और आपको पता चला कि उसकी प्राइस ड्रॉप हो गई, तो आप 2 लेकर चले आते हैं। ये ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है। प्राइस की जो होती है, कमोडिटी की जो प्राइस होती है, वो भी डिटरमाइन करती है कि आपकी डिमांड कैसी होगी। अगर कोई बहुत हाई प्राइस का होता है प्रोडक्ट, तो हम उसे लेने से पहले सोचते हैं क्यों ये इतना पैसा इन्वेस्ट करना। बिकॉज बीइंग अ रैशनल सिटीजन, हम ये सोचते हैं कि हम जो पैसा किसी पर्टिकुलर चीज को लेने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए वर्थफुल है, क्या वो हमारे लिए सही है। तो किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो डिटरमाइन करती है कि उसकी डिमांड कितनी होगी, ठीक है। दूसरा होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर उससे जो प्रोडक्ट हम लेने जा रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड जो गुड्स होते हैं, अगर उनकी प्राइस में कुछ मिसमैच होता है, तो भी ये हमारे डिमांड को अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, जो आपके रिलेटेड गुड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट नाम से ही पता चल रहा है कि ये नहीं तो वो, ठीक है। अगर सपोज करिए आप चाय पीने गए, ठीक है,
चाय की प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप क्या करेंगे, तुरंत आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे। चाय का फिर सब्स्टिट्यूट हो गया कॉफी। कॉफी जो होगा वो आपको उससे कम दाम में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप चाय से कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम मार्केट में प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट ढूंढते रहते हैं। अगर हमें ये वो चीज नहीं मिली तो हम कुछ और ले लिए। मार्केट में हम गए मैगी लेने के लिए, सपोज दैट शॉप पे मैगी का पैकेट सारा खत्म हो चुका है, तो हम मैगी का अल्टरनेट क्या ले आएंगे, यिप्पी ले आएंगे, क्योंकि वो मैगी की तरह है, वो हमें उतना ही सेटिस्फैक्शन फील कराएगा जितना मैगी कराता है। तो कंज्यूमर बहुत रैशनल होता है। अगर मैगी की प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो मैगी के जितने भी कंज्यूमर्स होंगे वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ईपी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपके जो गुड्स होते हैं वो भी आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अगर आपकी प्राइसेस ज्यादा हैं तो लोग क्या करेंगे, उसके सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर टी की प्राइसेस ज्यादा होंगी तो कॉफी का आपका जो डिमांड होगा वो बढ़ जाएगा। यहां देखिए ये दोनों एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आपका क्या शो करता है, पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। ठीक है, फ्रेश पेज पे बताती हूं मैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या हो गया, ये आपका सब्स्टिट्यूट और ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, यहां पे टी की प्राइसेस अगर आपकी इंक्रीज हो जाएंगी तो आपका जो कंज्यूमर होगा वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, कॉफी पे। तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, टी की प्राइस बढ़ेगी, इधर कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। ये एरो दोनों तरफ ऊपर जा रहा है, इट मींस ये आपका पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है, पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, दूसरा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि एक दूसरे के पूरक, इन दोनों का कंजप्शन दोनों का नॉर्मली एक साथ ही होता है। जैसे पेन एंड इंक, दूसरा ब्रेड एंड बटर, तीसरा कार एंड पेट्रोल। इसमें अल्टीमेटली अगर आपके जो व्हीकल्स है उनकी प्राइसेस हाई होंगी तो लोग क्या करेंगे, फिर कम से कम गाड़ी खरीदेंगे, तो आपके जो पेट्रोल है उनका क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। तो इसमें एक गुड की अगर प्राइस बढ़ती है तो दूसरे गुड पे उसका इफेक्ट दिखता है। तो ये क्या शो करता है, आई नेगेटिव रिलेशन, सॉरी इनवर्स रिलेशन। क्या शो करेगा, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपके कैसे रिलेशन शो करते हैं, इनवर्स रिलेशन, और आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे रिलेशन शो करेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मींस एक दूसरे के की जगह उसको उपयोग किया जा सकता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिसमें नॉर्मली हम एक दूसरे का कंजप्शन एक साथ ही करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो भी हमारे प्राइस डिमांड को डिटरमाइन करती है। अगर इनकम, कंज्यूमर की इनकम जो है वो बढ़ जाती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है उनकी। अगर मान लीजिए आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट पे पैसे आ रहे हैं और आप ज्यादा चीजों को खरीद नहीं पा रहे हैं, तो जब आपके पास आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका फिर एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, आप और अच्छे अच्छे गुड्स की डिमांड करेंगे, आप और ज्यादा चीजों की डिमांड करेंगे। जैसे अगर आपके पास एक नॉर्मल सा कोई स्मार्टफोन है, आपके पास पैसे ज्यादा आ गए तो आप आईफोन ले लेंगे। तो इनकम जो होती है कंज्यूमर की, उस पर भी हमारा डिमांड जो होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो अपने टेस्ट और प्रेफरेंस को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, वहां उनका कोई नेगोशिएशन नहीं होता है। टेस्ट प्रेफरेंस को लेके वो एकदम अडिग रहते हैं कि हमें तो यही लेना है। आपने भी देखा होगा कि हर एक कंज्यूमर की अपनी कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं, कुछ अपना टेस्ट होता है। जैसे हमें पसंद है बाल विहार के सब कुछ, तो हम प्रेफर करेंगे कि अगर हमें कुछ खाना होगा तो हम बाल विहार जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग अलग होता है कि अगर हमें कुछ खाना है तो हम फिर यहाँ से जाके लेंगे। तो वो अपने टेस्ट को लेके कुछ ज्यादा ही मतलब
ये होते हैं कि नहीं हमें तो यही चीज चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो क्लोथिंग के ब्रांड्स होते हैं, कुछ लोग एक पर्टिकुलर ब्रांड्स को लेके स्टिक हो जाते हैं कि नहीं हम जब भी पहनेंगे हम इसी का ब्रांड पहनेंगे, क्योंकि वो उनके लॉयल कस्टमर्स भी बन जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये जो क्लोथिंग है इस ब्रांड की, ये काफी अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें देती है, तो हम इसी क्वालिटी का कंजप्शन करेंगे। तो उनकी टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग भी कंज्यूमर की जो डिमांड होती है वो सिग्निफाई होती है। ठीक है, लास्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर आपको पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम कल बढ़ जाएगा या फिर इन फ्यूचर बढ़ जाएगा, आप क्या करेंगे? जल्दी जल्दी उसका डिमांड करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उस गुड को हम रख लें या फिर हम उसे सुरक्षित रख लें या उतना स्टॉक हम जमा कर लें। अगर हमें रैंडमली पता चलता है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कल से इंक्रीज होने वाला है तो हम उसे अभी ले लेंगे। ठीक है, जैसे कभी कभी होता है ना, न्यूज में आती है कि कल से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, एक रात पहले ही जाके सब अपने टैंक फुल करा लेते हैं। क्यों करा लेते हैं? क्योंकि हम अपने फ्यूचर के लिए उसे प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्यूचर में प्राइस को लेकर, उससे उसका भी जो इम्पैक्ट होता है वो अल्टीमेटली डिमांड पे होता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हो गए, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? बेसिकली डिमांड जो होता है वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा होता है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की या उससे रिलेटेड जो उसकी सर्विसेज हैं या जो उसकी पर्टिकुलर फर्म है, कंपनी है, इंडस्ट्री है, अपनी उसकी कोई फैक्ट्री है, उसकी जो भी डिमांड होगी अपने उस प्रोडक्शन के काम को लेके या फिर अपना वो जो भी बिजनेस कर रहा है उसको लेके, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी उन चीजों की डिमांड होगी, उसे हम क्या कंसीडर करेंगे? इंडिविजुअल डिमांड कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी पर्सन की शुगर केन की फैक्ट्री है, शुगर केन फैक्ट्री है, अगर किसी पर्सन की शुगर केन फैक्ट्री है तो उसे किस किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? अगर उसे शुगर बनाना है अपनी फैक्ट्री में तो उसे गन्ना चाहिए होगा। ठीक है, वो उसका रॉ मटेरियल हो गया। उसे लेबर्स चाहिए होंगे, ठीक है, जो उसके उस कन्वर्जन में काम आएंगे। उसे मशीनें चाहिए होंगी। उसे कुछ ऐसे भी गुड्स चाहिए होंगे जो उसके उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम आएंगे। तो वो सब उसकी इंडिविजुअल डिमांड कंसीडर होगी। ठीक है, और वही इसका मार्केट डिमांड जस्ट इसका अपोजिट होता है, जहां कई पर्सन्स की अलग अलग डिमांड होती है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं फेस्टिवल्स आते हैं, होली हुआ, दिवाली हुआ, दशहरा, तो अचानक से मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है चीजों की। ठीक है, डिपेंड करता है ये कि कौन सा फेस्टिवल है। सपोज दैट अगर दिवाली होगा तो उसमें जो क्रैकर्स होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, उनका जो सेल होता है वो अचानक से बढ़ जाता है। आपने ये एनालाइज किया होगा, देखा होगा कि जब फेस्टिवल्स आते हैं ना तो अचानक से जो एक दिन पहले जो जाता है ना मिठाई खरीदने, उसको हमेशा मिठाइयाँ महंगी ही मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर वो चीजें कम होने लगेंगी, सप्लाई कम हो जाएगी, और जब वो स्टॉक थोड़ा सा ही बचा रहेगा तो लोग उस पर अपनी मनमानी वाला पैसा चार्ज करेंगे। फिर जो आपको नॉर्मल जो आपको मिठाई मिल जाती थी 250 रुपए किलो, वो आपको फेस्टिवल्स के टाइम पे 300 रुपए किलो भी मिल जाएगी, और लोग उसे लेंगे क्योंकि वो उनकी नीड है, वो उन्हें उनकी विलिंगनेस है कि वो उन्हें मिठाई ले आनी है, त्योहार पे मिठाई अपने घर ले आनी है, और इसके साथ साथ वो उनकी जरूरत भी है और वो उतना पे करने के लिए वो तैयार भी है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक दिन हम पहले जा रहे हैं लेने के लिए और वो हमको 50 रुपए महंगा पड़ रहा है तो हम उसको ना लें। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस को भी ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तो पूरा का पूरा मार्केट जो होता है वो आपके डिमांड पे ही निर्भर करता है कि कैसे प्रोडक्ट्स की मार्केट में कैसी डिमांड है। और डिमांड के साथ साथ हमने चीजें देखी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कितने ज्यादा रैशनल होते हैं, उनकी जो इनकम होती है उस पर भी डिमांड डिपेंड करता है। प्राइस जो कमोडिटीज होती हैं उनके जो सब्सटीट्यूट होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उन पे भी जो हमारा डिमांड होता है वो लाई करता है। कंज्यूमर की जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस होती हैं उस पे भी हमारा डिमांड क्या करता है, लाई करता है। तो डिमांड में ओवरऑल जितने भी हाई जिस तरीके से जिस रेट से डिमांड बढ़ती है या जिस रेट से डिमांड कम होती है,
अल्टीमेटली हमारा पूरा मार्केट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो डिमांड में आज सिर्फ इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।